नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। लोकसभा में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलने के लिए विधेयक पारित किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने रैंप कार्यक्रम के तहत 3 उप योजनाएं शुरू की हैं। संसदीय स्थायी समिति ने बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एक आकलन शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकारी ऋण संबंधी सुविधाओं पर भारत को सचेत किया है। केंद्रीय खान मंत्री ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। लोकसभा ने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलने के लिए विधेयक पारित किए हैं। ये विधेयक वर्तमान कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। अब इन विधेयकों की चर्चा विस्तार से। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023 लाया गया है। इस विधेयक के तहत छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्कार और नस्ल, जाति या समुदाय, व्यक्तिगत विश्वास आदि के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा हत्या के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। आपके लिए ध्यान देने योग्य जानकारी यह है कि राजद्रोह के अपराध को हटा दिया गया है। वहीं सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों आदि के लिए दंड का एक अन्य प्रावधान किया गया है। साथ ही इस विधेयक में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है। इसके तहत देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या लोगों में डर फैलाने वाली गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य कहा जाएगा। इस क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 द्वारा सीआरपीसी को बदला जाएगा। इसके तहत समयबद्ध जांच, सुनवाई और निर्णय सुनाने के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। साथ ही यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। इस संहिता में अपराध से अर्जित संपत्ति और आय की कुर्की के लिए नया प्रावधान शामिल किया गया है। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदला जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंप्यूटर पर दस्तावेज, डिजिटल उपकरणों पर संग्रहित संदेश आदि को भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय ने RAMP रैंप कार्यक्रम के तहत 3 उप योजनाएं शुरू की हैं। रेंजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी रैंप कार्यक्रम MSMEs के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये विश्व बैंक द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों की। इसका पहला उद्देश्य MSMEs के संवर्धन और विकास के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग में तेजी लाना है और दूसरा उद्देश्य है MSMEs की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना और प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना। अब रैंप कार्यक्रम के संदर्भ में शुरू होने वाली उप योजनाओं के मुख्य तथ्यों को विस्तार से समझते हैं। इसमें मुख्य तौर से 3 योजनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त पोषण योजना यानी MSE गिफ्ट स्कीम। इसका उद्देश्य MSMEs को ब्याज में छूट देना और ऋण गारंटी समर्थन के जरिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है। दूसरा है चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए MSE स्पाइस स्कीम। इसके तहत ऋण सब्सिडी के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा ये योजना MSME क्षेत्र के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के सपने को साकार करने में मदद करेगी। और तीसरी योजना है विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना यानी MSE ODR स्कीम। इसके तहत MSMEs के लिए विलंबित भुगतान जैसे मुद्दे के समाधान हेतु आधुनिक IT उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित किया जाएगा। MSME मंत्रालय द्वारा कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे कि जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट योजना।
इसका उद्देश्य पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना को महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs के लिए निःशुल्क बना दिया गया है। दूसरी योजना है बौद्धिक संपदा कार्यक्रम के व्यवसायीकरण के लिए समर्थन, यानी कि MSME SCIP प्रोग्राम। इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र में नवाचार करने वाले व्यक्तियों के लिए उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यवसायीकरण में समर्थन प्रदान करना है। MSMEs को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, जिसे UAP भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण श्रेणी के औपचारिक दायरे में लाना है। दूसरी योजना है चैंपियंस 2.0 पोर्टल। ये MSMEs के लिए शिकायत निवारण हेतु समर्पित पोर्टल है। तीसरी योजना है MSME आत्मनिर्भर भारत निधि। इसके अंतर्गत इक्विटी निवेश के जरिए देश भर में MSMEs को सहायता प्रदान की जा रही है। और चौथी योजना है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। इसे कोविड-19 महामारी के बाद MSMEs के सामने आए आर्थिक संकट को कम करने के लिए आरंभ किया गया है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर। संसदीय स्थायी समिति ने बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एक आकलन शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में की गई मुख्य टिप्पणियों की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्य 8.7 में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए बाल श्रम से संबंधित नीतियों और कानूनों में बदलाव करने की जरूरत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सतत विकास लक्ष्य 8.7 के तहत 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि देश के अलग अलग कानूनों में बालक की परिभाषा अलग अलग है। उदाहरण के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को बालक माना गया है। वहीं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बालक माना गया है, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में 1986 में किए गए संशोधन के तहत उन व्यक्तियों को बालक माना जाएगा जिन्होंने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है। इसके अलावा रिपोर्ट में बाल श्रम और बाल तस्करी के दो मुख्य क्षेत्र या हॉटस्पॉट का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है ऐसे क्षेत्र जहां बांग्लादेश से आए प्रवासी रह रहे हैं और दूसरा हॉटस्पॉट है असम के आदिवासी क्षेत्र। इन टिप्पणियों के अलावा रिपोर्ट में बाल श्रम से निपटने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग कानूनों में बालकों की अलग अलग परिभाषा को समाप्त करके कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करना चाहिए। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कार्य या श्रम करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि हल्के काम के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की गई है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि बाल श्रम करवाने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि को 3 या 4 गुना बढ़ाने की बजाय कुछ और उपाय करने चाहिए। इनमें संस्थाओं का लाइसेंस रद्द करना, उनकी संपत्ति की कुर्की करना जैसी कुछ कठोर सजाएं देने का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल पर सामान बेचने वाले या भीख मांगने वाले बच्चों के बारे में रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जानी चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं बाल श्रम की रोकथाम के लिए भारत द्वारा अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। साथ ही किसी अन्य कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ भारत ने 2017 में बाल श्रम पर ILO के दो बुनियादी कन्वेंशंस 138 और 182 की भी अभिपुष्टि कर दी है। इससे पहले वर्ष 2088 से ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना को बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से सफल बनाने के लिए पेंसिल प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर विकसित किया गया है। अब बात करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की है। दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफिक समझौते पर 2019 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति मिली थी। सबसे पहले समझते हैं भारत द्वारा चलाए जा रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बारे में। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यानी जल सर्वेक्षण कार्य जहाजों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
ये जल निकायों की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सोनार जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये सर्वेक्षण जल की गहराई, समुद्र नितल क्षेत्र यानी सी फ्लोर, समुद्र तट के आकार, संभावित अवरोधों की अवस्थिति और जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने में मदद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सर्वेक्षण जहाजों ने केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया में भी जल सर्वेक्षण में सहायता की है। लेकिन अब मालदीव ने इस समझौते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले मालदीव ने भारत से अपने सैन्य बलों को अपने देश से हटाने का औपचारिक रूप से अनुरोध भी किया था। भारत मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने वाले और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक देशों में भारत भी शामिल था। भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान किया गया था। साल 2021 में भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश था। साथ ही भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कर रहा है। भारत मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज इक्विवेलेंट नाम से संयुक्त रक्षा अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में जागरूकता अभियान, अवसंरचना विकास जैसे रक्षा सहयोग भी संपन्न किए जा रहे हैं। भारत ने कई अवसरों पर मालदीव को मानवीय सहायता भी प्रदान की है, जैसे कि साल 2004 की सुनामी के दौरान सहायता प्रदान करना, 2014 के माले जल संकट से निपटने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नीर, जनवरी 2020 में खसरे के टीके की 30,000 खुराक मालदीव पहुंचाना और साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता देना। चलिए बात करते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकारी ऋण संबंधी सुभेद्यताओं पर भारत को सचेत किया है। हालांकि सरकारी ऋण संबंधी सुभेद्यताओं पर आईएमएफ की इस चेतावनी पर भारत सरकार ने असहमति व्यक्त की है। दरअसल आईएमएफ ने अपनी वार्षिक आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट में भारत को सतर्क किया है। यह रिपोर्ट सदस्य देशों के साथ किए गए समझौते के अनुच्छेदों के तहत आईएमएफ की निगरानी से जुड़े कार्य का एक हिस्सा है। इस रिपोर्ट के बाद आईएमएफ ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गीकृत कर दिया है। यह स्थिर व्यवस्था या स्टेबलाइज अरेंजमेंट तब किया जाता है जब आधिकारिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप विनिमय दर 6 महीने में ±2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है। इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी बताया कि भारत का सामान्य सरकारी ऋण मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 100% से अधिक हो सकता है, जबकि पिछले वर्ष यह सकल घरेलू उत्पाद का 80.9% ही था। इस सामान्य सरकारी ऋण में केंद्र और राज्य दोनों के ऋण शामिल होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य जानकारी यह है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 सामान्य सरकारी ऋण को 2024-25 तक जीडीपी के 60% तक सीमित करने का प्रयास करता है। आइए अब जानते हैं कि आईएमएफ के तर्क क्या हैं और भारत सरकार की उन पर प्रतिक्रिया क्या रही। सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में आईएमएफ ने कहा कि सॉवरेन रिस्क प्रीमियम में अचानक वृद्धि से बैलेंस शीट पर बोझ बढ़ सकता है और बैंकों की ऋण देने की रुचि कम हो सकती है। इस पर भारत सरकार ने कहा कि यह चिंताजनक स्थिति नहीं है। इसके साथ असुरक्षित खुदरा ऋण के मामले में आईएमएफ ने बताया कि ऋण भुगतान करने की क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है और बैलेंस शीट संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार का कहना है कि डिजिटलीकरण से एक और ऋण में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर ऋण संबंधी जोखिम कम हो रहा है। मुद्रास्फीति के मामले में आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि उच्च मुद्रास्फीति या संरचनात्मक सुधारों से सामाजिक असंतोष का खतरा हो सकता है, जबकि भारत सरकार के अनुसार इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। और अंत में वित्तीय क्षेत्र के बारे में आईएमएफ ने रेखांकित किया है कि बाहरी या घरेलू आघात से क्रेडिट संबंधी तनाव पैदा हो सकता है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि एक दशक से बैंकिंग प्रणालियां वर्तमान में अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर का। केंद्रीय खान मंत्री ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। सबसे पहले बात करते हैं रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में। इसे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है।
ये पोर्टल एक ही डिजिटल भूस्थानिक प्लेटफॉर्म पर सभी भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, भू भौतिकीय और खनिज अन्वेषण संबंधी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। इसमें बेसलाइन भूविज्ञान डेटा और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग एजेंसियों द्वारा एग्रीगेट मिनरल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी सभी तरह की जानकारी शामिल होंगी। इस पोर्टल के विकास की जिम्मेदारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI को दी गई थी। खबर में आगे बढ़ते हैं और इस पोर्टल के महत्व को समझते हैं। ये पोर्टल डेटा तक ओपन एक्सेस प्रदान कर पारदर्शिता को बढ़ाएगा और सूचना को साझा करने में मदद करेगा। इससे अति महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक डेटा के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, ये देश के अधिक हिस्से को खनिज अन्वेषण के दायरे में लाएगा। अन्वेषण को आसान बनाते हुए इसे तेजी भी प्रदान करेगा और खनन क्षेत्र को निवेश के लिए अधिक आकर्षक क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा। खबर के आखिर में समझते हैं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 को। इस नीति का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाकर देश में खनिज अन्वेषण कार्यों में तेजी लाना है। इस नीति से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक्सप्लोरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को ब्लॉक सौंपने के लिए अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को ये अन्वेषण ब्लॉक्स राजस्व साझा करने की नीति के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। बेसलाइन भूवैज्ञानिक डेटा को पब्लिक गुड्स माना जाएगा। अधिक गहराई में पाए जाने वाले और छिपे हुए सोने, चांदी, तांबे जैसे खनिज भंडार की पहचान के लिए कम ऊंचाई से और क्लोज स्पेस फ्लाइट की मदद ली जाएगी। इसके लिए नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। चलिए आखिर में अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। आज के हमारे व्यक्तित्व हैं श्री अशफाक उल्लाह खान। इनका जन्म 1900 में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। स्वतंत्रता संग्राम में इनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान की बात करें तो इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में मदद की थी। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था। बाद में संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। श्री अशफाक उल्लाह खान के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि भी इस संगठन के मुख्य सदस्य थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वे एक कवि भी थे और वारसी और हसरत उपनाम से शायरी लिखा करते थे। इन्हें काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। हम श्री अशफाक उल्लाह खान से धैर्य, देशभक्ति, बौद्धिक जिज्ञासा जैसे मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। 2023 का शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डैनियल बेरेनबोइन और अली अबू अवाद को दिया गया है। ये दोनों इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब जगत के युवाओं एवं आम लोगों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में पुडुचेरी में रेड टाइड के कारण समुद्री जल लाल दिखने लगा था। रेड टाइड हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम शब्दावली है। यह परिघटना आमतौर पर डायटम और डायनोफ्लैगलेट्स जैसे शैवालों के कारण घटित होती है। लोकसभा ने बजट में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने वाला अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 पारित कर दिया है। यह विधेयक करों के अंतरिम संग्रहण एवं कुछ मामलों में करों व शुल्क के रिफंड से संबंधित प्रावधान करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा है कि थैलेसीमिया तथा रक्त संबंधी अन्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों की पहचान करता है। इसमें दृष्टिहीनता, मूक बधिर इत्यादि शामिल हैं। इसमें दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण के प्रावधान किया गया है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने सीवीड आधारित 2 न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की पेटेंट संरक्षित प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण किया है। इनमें से एक उत्पाद एंटीवायरल इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और दूसरा उत्पाद उच्च कोलेस्ट्रॉल या डिस्लिपिडेमिया को कम करने में मदद करता है। ये सीवीड आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, थायमीन तथा विटामिन जैसे पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर हालिया मामलों से पता चला है कि तापीय विद्युत संयंत्र अभी भी फ्लाई ऐश का निपटान ठीक से नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2021 की अधिसूचना द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को अपने यहाँ उत्सर्जित फ्लाई ऐश का 100% उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा कई विषाक्त तत्व मौजूद होते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार 24 भाषाओं के साहित्यकारों को दिए जाएंगे। इन 24 भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में यह पुरस्कार दिए जाएंगे। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।